नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ दो देशों के बीच का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, तेल की ताकत और इतिहास से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और आज हम समझेंगे कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच इतना तनाव क्यों रहता है और क्यों हर कुछ सालों में ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ जाता है। इस कहानी में आपको इतिहास भी मिलेगा, वर्तमान की स्थिति भी और भविष्य के संकेत भी। और सबसे खास बात, इसको समझने के बाद आपके मन में ये सवाल नहीं रहेगा कि टकराव की असली वजह क्या है। जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सवाल नहीं आएगा कि ट्रंप ने ईरान के साथ लड़ाई क्यों की, क्योंकि ट्रंप से पहले भी बाइडेन, ओबामा सब ईरान के साथ दो हाथ कर चुके हैं। ईरान में ऑयल, नेचुरल गैस का इतना बड़ा समुद्र कह लीजिए कि ईरान दुनिया को अफेक्ट कर सकता है और अभी भी कर रहा है। थोड़ा पीछे चले जाएं तो 1950s से भी यहाँ से समझिए असली खेल संसाधनों पर कंट्रोल का है कि इलाका, तेल, मेहनत सब आपका ईरान, लेकिन फायदा ब्रिटेन का। फिर 1951 में ईरान के पीएम मोजादेक, इन्होंने आके तेल को नेशनलाइज कर दिया। यूएस और ब्रिटेन दोनों को आग लग गई और ब्रिटेन और यूएस ने मिलकर सीक्रेट ऑपरेशन किया। मोजादेक जो थे वो पीएम, उनको जेल में डाल दिया और बैठा दिया यूएस के पपेट यानी कि पहलवी को। तेल का बिजनेस ये चले गया यूएस के हाथों में, यानी कि पॉलिसीज भी वो बनाए और तेल भी वो बेचे। पर प्रॉब्लम ये था कि सोवियत और ईरान के बीच में ज्योग्राफिकल नजदीकियां, तो सोवियत को मिडिल ईस्ट के तेल से दूर रखना था, बीच में किसको रखना था? ईरान को। कैसे? 1957 में यूएस ने खुद ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दी। वही न्यूक्लियर के कारण अब ईरान को फोड़ा जा रहा है। और तो और यूएस ने सऊदी में जाके कहा कि जो भी तेल लेने आए आप उसको डॉलर में ही बेचो और बदले में हम आपको सिक्योरिटी देंगे। वही डॉलर्स आप अमेरिका में इन्वेस्ट करना। यही तो पेट्रो डॉलर्स का खेल है। तेल नहीं, डॉलर की ताकत अगर किसी और करेंसी में तेल बेचने की कोशिश की तो वो अमेरिका का दुश्मन बन गया वो देश। ये सब चला 1979 तक, जब ईरान में खोमेनी, इनका रेवोल्यूशन आया, जनता साथ हो गई। पहलवी और यूएस को ईरान से निकाल फेंका, यानी कि उनका पत्ता ऑलमोस्ट कट कर दिया। ईरान इराक वॉर में ये चाहते थे कि खोमेनी की मौत हो जाए। कि युद्ध में सिर्फ इराक देश की नहीं, मदद बड़ी किसने ताकतें भी की? शामिल यूएस ने। और ईरान की आम जनता पर पहली बार वर्ल्ड वॉर 1 के बाद केमिकल अटैक्स किए गए। ईरान को पता चल चुका था कि अकेले ही लड़ना होगा, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। और 1989 में खोमेनी की मौत हो गई और अली खामेनी ये आ गए पावर में। तब से ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज इनको सपोर्ट किया। सऊदी, यूएई जो यूएस का साथ दे रहे थे, उनमें भी डर पैदा हो गया। लेकिन इसी के कारण सऊदी और यूएस दोनों में नजदीकियां जो थी वो और बढ़ गई और वो कहते थे कि ईरान का कुछ करो, रोको, नहीं तो ये हमारे यहाँ भी ऐसे जनता को भड़का देंगे। ईरान में फिर से न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम शुरू हो गया। रॉ यूरेनियम का एनरिचमेंट, इसका काम शुरू हो गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये वाले लोग जो हैं वो छानबीन करने लगे तो पता चल गया और ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना पड़ा। इराक में से सद्दाम को हटा के इराक में और दूसरी तरफ देखे तो अफगानिस्तान में घुस गया था यूएस। तो ईरान को अक्ल आ गई थी कि न्यूक्लियर लाना ही होगा। अपने पहाड़ों में छुपते छुपाते न्यूक्लियर एनरिचमेंट शुरू कर दिया। यूएस में इतने में डर आ गया कि ईरानी क्या, ये तो सऊदी और गल्फ के जितने भी देश हैं मजबूत हो गए तो फिर किसी भी करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर देंगे। पेट्रो डॉलर्स का क्या होगा? यूएस, इजराइल ने मिलकर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर वायरस छोड़ा। यूरेनियम एनरिचमेंट का काम खराब हो गया और फिर यूएस में पावर में आए ओबामा। ईरान के साथ अग्रीमेंट करने की कोशिश की, न्यूक्लियर में आगे नहीं बढ़ोगे ये कहा गया। ईरान नहीं माना तो सैंक्शन से प्रेशर डाला गया और मजबूर हो गया ईरान, तो 2015 में एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। बातचीत से हल निकालने की कोशिश, लेकिन भरोसा सबसे बड़ा मुद्दा। कॉन्ट्रैक्ट था उसे तोड़ दिया। ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट की लिमिट को भी तोड़ना शुरू किया, वो और आगे बढ़ा। फिर बाइडेन आ गए पावर में और यूरेनियम एनरिचमेंट तब तक में अगर देखें तो 20% तक पहुंच चुका था। 2021 में ईरान कि नतांज एनरिचमेंट फैसिलिटी पर इजराइल की ओर से बॉम्ब गिरा। बातचीत चल रही थी और उसके बीच में बॉम्बिंग हुआ तो नाराज ईरान ने कहा कि 60% तक एनरिचमेंट करेंगे। दुनिया डर गई। 35 कंट्रीज ने वोटिंग किया और ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन जो पास हुआ, IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी नजर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। 2023 से 25 के बीच में देखें तो सैंक्शंस बढ़ा दिए गए और पूरी दिशा बदल जाती है। यहाँ से तनाव अपने चरम की ओर बढ़ता दिख रहा है। फिर पावर में मार्च में खामेनी को कुछ दिनों की मोहलत दी थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करो नहीं तो तुम्हारी बैंड बजा देंगे।
22 जून 2025 जैसे कि हम जानते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये शुरू हुआ। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हेवी बॉम्बिंग। ट्रंप ने कहा था कि हम जीत गए हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि ईरान ने अपने यूरेनियम को दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया था। आते हैं इस साल पर 6 फरवरी 2026 में नेगोशिएशन शुरू थे। यूएस ने ईरान को घेर लिया था और तभी ईरान ने यूएस की डिमांड्स काफी हद तक मान भी ली थी। लेकिन डिस्कशन के बीच में 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया गया। अली खामेनी के साथ साथ उनकी पूरी लीडरशिप जहां पर मीटिंग कर रही थी, बॉम्ब में सब कुछ खत्म। लेकिन बुद्धि का काम जो ईरान ने किया था कि टॉप लीडरशिप को प्रोविंशियल कमांड में डिवाइड कर दिया था। 20 सालों से तैयारी कर रहा था ईरान यूएस से लड़ने के लिए, और हथियार ज्यादा थे और सस्ते भी थे। बल्क में भेजता था तो उनकी मिसाइल्स को पकड़ना मुश्किल था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि जहां से 20% ऑयल जाता है दुनिया को, भारत की एनर्जी नीड्स का 50% इसी रास्ते से आता है। चाइना को भी बड़ा फर्क पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण। गल्फ में खाने पीने की जो डिमांड है 70% फूड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पानी के नीचे जो इंटरनेट केबल्स हैं इनको उड़ाने की बात भी जो कही गई है, यानी कि पूरी दुनिया में जो इंटरनेट है वो पूरी तरह से हिल जाएगा। साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि ईरान और इजराइल डेस्परेट अगर हो जाए तो न्यूक्लियर वॉर तक भी जा सकती है बात। ये युद्ध क्यों हो रहा है, इसका ये वीडियो काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको मिल चुका होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक और शेयर जरूर से करें। तो आपने देखा कैसे एक देश का इतिहास, उसके संसाधन और उसकी रणनीति मिलकर पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी है। अगर वर्तमान की बात करें तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उस पर लगने वाले प्रतिबंध ही आज भी सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। और यही वजह है कि बातचीत और टकराव दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। कभी समझौते होते हैं तो कभी हालात फिर बिगड़ जाते हैं। भविष्य की बात करें तो सबसे बड़ा असर ऊर्जा यानी तेल पर पड़ सकता है, और खासकर वो क्षेत्र जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर वहां तनाव बढ़ता है तो इसका असर हर देश पर पड़ेगा, जिसमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कनेक्टिविटी भी अब इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। यानी आज के समय में किसी एक जगह का संघर्ष पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। उसको कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ टकराव की नहीं है, बल्कि समझ, रणनीति और संतुलन की भी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने विचार जरूर साझा करें। जय हिंद।